एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है? अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, टीआरटी वर्ल्ड का एक आर्टिकल है जिसमें बांग्लादेश के अंतरिम लीडर यूनुस कहते हैं शांति रखो भाई, शांति रखो। इनसे पूछा जा रहा है कि आप पक्षपातपूर्ण तरीके से तो नहीं काम कर रहे हो, आखिरकार ऐसा क्या हो गया है? और इन सब के बीच में बड़ी तगड़ी चोट दी है इस बार क्या भारत ने बांग्लादेश को और पुर्जे ही रोक डाले हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक खबर देख रहे हैं, बीएसएस न्यूज की ये खबर है जिसमें कहा जा रहा है चीफ एडवाइजर्स की मीटिंग हो रही है, जहां पर हर विभाग के जो सलाहकार नियुक्त हुए थे शेख हसीना के जाने के बाद, उन सलाहकारों के बीच में बैठक हो रही है। और ये बैठक किस चीज को लेकर हो रही है? पहली बात तो बहुत जल्द चुनाव होने वाला है बांग्लादेश में, इस चीज को लेकर भी तैयारियां चल रही है, क्योंकि यूनुस के ऊपर अब लगातार दबाव बनता जा रहा है और चुनाव से पहले किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते यूनुस। भारत के खिलाफ बयान देने में मुखर बांग्लादेश के 2 मंत्री यूनुस सरकार की कैबिनेट से ऐसा लगता है कि हट जाएंगे। अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस दोनों ही मंत्रियों से जल्द ही इस्तीफा देने का आदेश दे सकते हैं या दे दिया है। वैसे आपको बता दें, जिन मंत्रियों को कहा गया है इस्तीफा देने के लिए, उनमें से एक का नाम है महफूज आलम और दूसरे का नाम है आसिफ महमूद। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सरकार में शामिल मंत्रियों के लिए सलाहकार शब्द का इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि कुछ सलाहकार चुनाव के ऐलान तक वक्त चाहते थे, लेकिन सरकार चाहती है कि वो पहले ही इस्तीफा दे दे। क्यों इस्तीफा दिलाना चाहते हैं? महफूज आलम तो यूनुस के बेहद करीबी माना जाता है। छात्र आंदोलन से उजागर हुआ महफूज अगस्त 2024 में यूनुस के सहायक के रूप में सामने आया। नवंबर 2024 में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। महफूज के पास जानकारी एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। महफूज आलम भारत के खिलाफ काफी मुखर रहा है। ढाका विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले महफूज की नाहिद इस्लाम की पार्टी में शामिल होने की जानकारी सामने में आई है। आसिफ महमूद के बारे में बताएं तो उनके पास कैबिनेट में युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आसिफ भी छात्र आंदोलन से निकला है, उसी आंदोलन से जिससे शेख हसीना का बांग्लादेश में कुर्सी गई थी। आसिफ भी गाहे बगाए भारत का विरोध करता रहता है। अब यूनुस ऐसा क्यों चाह रहे हैं? तो पहली बात तो ये है कि छात्रों ने लगभग अपनी एक अलग पार्टी बनाई है और यूनुस सरकार ये चाह रही है कि चुनाव से पहले वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि चुनाव सचमुच में साफ सुथरा होता है या नहीं होता है। बाद बाकी अगर बात करें बांग्लादेश की परिस्थितियों की, तो बांग्लादेश की परिस्थितियां बेहद डामाडोल स्थिति में चल रही है। राजनीतिक तौर पर जो चल रहा है और आर्मी वगैरह के ऊपर जो एक्शन चल रहा है वो अलग है, लेकिन इसके अलग बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है का वित्तीय ढांचा। अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां पर बांग्लादेश अपने आप को छिपा नहीं पा रहा है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से नीतियां चली है उसका असर अब देखने को मिल रहा है और इनके सेंट्रल बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है। कारण क्या है? कारण बांग्लादेश के बहुत सारे हैं। पहली बात तो कारण ये बन रहा है बांग्लादेश का कि बांग्लादेश ने जो लोगों को ऋण मुहैया कराया उसमें बहुत सारा ऋण लौट कर ही नहीं आया है। यानी सेंट्रल बैंक जिसके पास बैड लोन्स का पूरा एक बलून है। इसके अलावे देखने को मिल रहा है महंगाई ने बहुत सारी चीजों को अब मुश्किल कर दिया है आम लोगों के लिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, द डेली स्टार के इस आर्टिकल में ये सारी बातें कही जा रही है कि सेंट्रल बैंक का इस समय बुरा हाल चल रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, फंड के फ्लो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। ये सेंट्रल बैंक की स्थिति है बांग्लादेश, जो ऊपर से दिख रहा है उसके अलग, और ये बयान कर रहा है कि इनकी स्थिति इकोनॉमिक तौर पर ठीक नहीं है। बांग्लादेश के साथ सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान से, तब तक पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के अंदर काफी तबाही मचाई और पाकिस्तानी सेना ने इनके रेलवे नेटवर्क्स वगैरह सबको तोड़ फोड़ कर दिया था। और 1972 में भारत इनका बड़ा मददगार बनकर उभरा था और भारत ने इन्हें 70 इंजन बेचे थे। 30 इंजन उस समय तो तुरंत दान में दे दिया गया था ताकि ये अपना रेलवे चला सके। ये भारत की महानता थी। भारत बराबर इनकी मदद किया करता था ताकि रेलवे सुगम तरीके से चले और
इसके लिए भारत ने इन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया। भारत ने इस पे बड़ी मदद करी। आजादी के बाद पुनर्निर्माण सबसे बड़ी चुनौती थी और उस समय भारत ने बांग्लादेश की भारी सहायता की। सिर्फ रेलवे इंजन ही नहीं, कई उपकरण भी दिए थे। युद्ध के तुरंत बाद रेलवे सेवाओं को बहाल करने में भारत ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंजन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, कई तरह की चीजें इन्होंने दिया ताकि ढाका, चट्टोग्राम जो प्रमुख रेल मार्ग थे वहाँ पर ट्रेन की सेवाएं फिर से बहाल हो। लेकिन बांग्लादेश ने अपनी तरफ से रेलवे के विकास पर कुछ खास खर्च नहीं करा। साल 2009 से 2024 की बात करें तो 1 लाख करोड़ टका यानी कि 7,000 करोड़ रुपए ही मात्र खर्च करे और इसमें 70 इंजन नए खरीदे। पुराने इंजनों की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ ऐसे थे जो मरम्मत कर पाना बांग्लादेश के बस की बात नहीं थी। कहा जाता है कुछ इंजन साउथ कोरिया से भी खरीदे गए जिन्हें ये किसी हाल में मरम्मत नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे 11 इंजन अस्थायी रूप से खराब हो गए और अभी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि इनके रेलवे मंत्रालय ने ये एक गंभीर संकट बताया है कि इनके पास अभी इंजन नहीं है, इंजन के स्पेयर पार्ट्स नहीं है ताकि चीजों को ठीक किया जा सके। चट्टोग्राम पोर्ट पर करीब 1000 से ज्यादा कंटेनर जमा हो चुके हैं जिनको वहां से निकालना जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर उद्योग पर भी पड़ता है, माल सप्लाई पर भी पड़ता है। परिणाम बहुत ही चिंताजनक है। बहुत सारे ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है क्योंकि इंजन ही नहीं है। काफी लंबे समय तक भारत इनकी मदद करता रहा, लेकिन अब चूंकि यूनुस सरकार यहाँ पर है और यूनुस के क्रियाकलाप भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत ने पहले काफी कुछ मदद कर दिया था पर अब राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत ने रेलवे प्रोजेक्ट्स की 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी है जो समस्या को और जटिल बना रही है। हालांकि भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि भारत यहाँ पर एक्शन ले। आपको क्या लगता है, भारत ने ये ठीक किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।